जब कोई गरीब आदमी अपने परिवार के लिए पहाड़ काट सकता है तो मुझे लगता है लोग यूपीएससी तैयारी कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 15 नंबर से चूक गया था फाइनल लिस्ट में। और अगर जीवन आगे बढ़ रहा होता है तो आपको फिर वो खटकता है कि मेरा जीवन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो मुझे याद है वो जो सेकंड अटेम्प्ट वाला 1 ईयर था वो काफ़ी डिप्रेसिंग था। मैं उस टाइम घर पे था, कोविड पीरियड था, मैं दिल्ली से उस टाइम घर वापस आ गया था। एक मोटा मोटी जो गोल लड्डू ज़ीरो बोलते हैं वो पहला फेलियर ही था जीवन का। तो उस समय ऑब्वियसली झटका लगता है, आप को लगता है क्या मतलब है, क्या काम है। यूपीएससी ऐसी चीज़ है कि एग्ज़ाम में कुछ शॉर्ट नहीं, सर्टेनिटी नहीं होती है, आपको पता नहीं होता आप कहाँ खड़े हो। तो जैसे मुझे याद है जॉब के ही लास्ट 1-2 महीने में मैं न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दिया था, NCERTs पढ़ना चालू कर दिया था, नोट्स लेना चालू कर दिया था। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ के आपको एनीवे समाज का, देश दुनिया का, राज्य का बेहतर आइडिया मिलता है कि हाँ ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर, एक ऐसी जॉब है जहाँ पर आपका काम का डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों में दिखता है। कोई भी काम, स्पेशली कोई अगर डिफिकल्ट काम है तो उसको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मोटिवेशन, कि आपको क्यों करना है। डिसीजन लेना तो आसान होता है और डिसीजन को कैरी आउट करने में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रांची के SDM उत्कर्ष कुमार मौजूद है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर इनका संघर्ष कैसा रहा। पहले तो आपको न्यूज़ बाइस्कोप में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू करिश्मा जी, सभी को नमस्कार, सभी को जोहार। सबसे पहला सवाल रहेगा कि आपने IAS बनने का सपना कब देखा था? घर वालों को तो बहुत पहले से मन था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट पहले मैथ्स पे तरफ ज़्यादा था। तो मैं इनफैक्ट जेईई की तैयारी किया था, मैंने बीटेक भी किया है। इवन कॉलेज से पापा बोलते थे कि बेटा इस साइड आ जाओ, इस लाइन में आ जाओ, लेकिन मुझे कॉलेज तक उतना अपील इसका नहीं हुआ। मैं काफ़ी कैंडिडली बोल सकता हूँ। तो इवन कॉलेज के लास्ट में एक आध वर्कशॉप्स थे, एक सेमिनार थे जहाँ पर मैंने ऑफिसर्स की कहानियाँ सुनी थी। इवन जब मेरी जॉब लगी थी तो मुझे जॉब में कहीं थोड़ा डिस्कनेक्ट फील हो रहा था, क्योंकि मैं एक अमेरिकन फाइनेंस कंपनी के लिए काम कर रहा था। तो मैं था इंडिया में, उनका वर्क था US में, तो वो काफ़ी गैप फील हो रहा था। तो उस टाइम मैंने कुछ ऑफिसर्स की बायोग्राफीज पढ़ी, कुछ कहानियाँ देखी और कुछ लोगों से बात भी करी, मतलब अलग अलग विभिन्न सोर्सेज के थ्रू। तो लगा कि हाँ ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर, एक ऐसी जॉब है जहाँ पर आपका काम का डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों में दिखता है, एक वो विजिबिलिटी रहती है। तो उसी सेटिस्फैक्शन को लेकर के अल्टीमेटली तैयारी करने के लग गया और अब फाइनली यहाँ पर हूँ। लेकिन ओवरऑल संघर्ष कैसा रहा? चूँकि आपने कहा कि आपने बीटेक भी किया है, तो उस बीच संघर्ष कैसा रहा? कैसे आपने अपना माइंड सेट किया कहीं और, कि कहीं और जाते हैं, यूपीएससी क्लियर करते हैं? उस वक्त का संघर्ष कैसा रहा? मैडम डिसीजन लेना तो आसान होता है और डिसीजन को कैरी आउट करने में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो जैसे मुझे याद है जॉब के ही लास्ट 1-2 महीने में मैं न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दिया था, NCERTs पढ़ना चालू कर दिया था, नोट्स लेना चालू कर दिया, ताकि एक फ्लेवर पहले ही मिल जाए कि इस एग्ज़ाम की तैयारी का क्या मतलब है, क्या एक्सपोजर है, क्या किस टाइप का एफर्ट लगता है। फिर एक बार लगा कि हाँ चलो अभी कर सकते हैं, फिर मैंने वो लीप ऑफ फेथ लिया। मतलब ऐसा नहीं था कि झटके में ही छोड़ दिया, थोड़ी फैमिलियरिटी के बाद ही इसमें आया। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 15 नंबर से चूक गया था फाइनल लिस्ट में और कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी थे उस टाइम पर। तो ऑनेस्टली मेरे जीवन का तो पहला फेलियर था। उतार चढ़ाव तो रहते हैं जीवन में, आप हमेशा सब कुछ आपके हिसाब से नहीं जाता है, लेकिन एक मोटा मोटी जो गोल लड्डू ज़ीरो बोलते हैं वो पहला फेलियर ही था जीवन का। तो उस समय ऑब्वियसली झटका लगता है, आप को लगता है क्या मतलब है, क्या काम है। यूपीएससी ऐसी चीज़ है कि एग्ज़ाम में कुछ शॉर्ट नहीं, सर्टेनिटी नहीं होती है, आपको पता नहीं होता आप कहाँ खड़े हो। तो आपको ही शायद अच्छे से पता हो कहाँ खड़े हो, आपके आसपास कोई बता नहीं सकता है आपको। घर वाले आसपास, मतलब आपके फ्रेंड्स होंगे उस टाइम पर जो कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, पर्सनल फ्रंट पे गाड़ी वाड़ी ले रहे हैं, घर वाड़ी ले रहे हैं। वैसा नहीं कि खुद घर खरीदना है, लेकिन जब बाकी लोगों का जीवन आगे बढ़ रहा होता है तो आपको फिर वो खटकता है कि मेरा जीवन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो मुझे याद है वो जो सेकंड अटेम्प्ट वाला 1 ईयर था वो काफ़ी डिप्रेसिंग था। मैं उस टाइम घर पे था, कोविड पीरियड था, मैं दिल्ली से उस टाइम घर वापस आ गया था। एक साल हज़ारीबाग में था। तो उस समय एक स्टेप पीछे लेकर के ये फिगर आउट करना कि हाँ किस एरिया में मेरी कमी हो रही है और इसको एक प्लान करके स्ट्रेटेजी वाइज इसको एड्रेस करना और वो मोटिवेशन लगातार बनाए रखना, वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। बट थैंकफुली फैमिली का भी साथ था, फ्रेंड्स के साथ में थे, तो अल्टीमेटली बाय गॉड्स ग्रेस अभी ठीक हो गया। लेकिन रीस्टार्ट करने में थोड़ा गट्स होना चाहिए लोगों के अंदर। आपने देखा होगा आजकल के कई ऐसे युवा है जो एक बार फेल होते हैं तो उनके मन में कई सवाल होता है कि आप आगे नहीं करते हैं, क्षेत्र चेंज कर लेते हैं। तो आपके दिमाग में ऐसा था कि आप एक बार एक अटेम्प्ट में आपने क्लियर नहीं करा तो शायद मेरे लिए कुछ और होगा, ऐसा आपके दिमाग में आया था क्या?
परिवार में भी कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि नहीं आप बाकी एग्जाम्स पे फोकस करो और भी ऑप्शंस देखो। तो मुझे लगा कि एक अटेम्प्ट अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट खुद को देने चाहिए मुझे। मन में इतना था 3 अटेम्प्ट तक कुछ नहीं होता तो फिर मैं आगे सोचूंगा कुछ और, मतलब इसमें 6 साल मुझे वेस्ट नहीं करना है। लेकिन तब तक तो था कि एटलीस्ट अपना बेस्ट शॉट देना है। जब खुद को क्लियर हो जाए कि हाँ मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता हूँ, मेरी इतनी ही लिमिट है, तब एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़ना है। तो मतलब हताश नहीं होता जीवन में। मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर कुछ ठाना है आपने तो एटलीस्ट अपना बेस्ट शॉट दो, अपनी पूरी जान लगा दो। फिर भी अगर नहीं होता तो फिर खुदा की मर्जी मान करके फिर आगे बढ़ना है अपना जीवन में। और भी बहुत से मुकाम है। अच्छा उत्कर्ष जी, हमने ये सुना है कि आप जहाँ से जॉब छोड़े हैं पैकेज आपका बहुत बढ़िया था। शायद कई ऐसे युवा है जो सोचते हैं कि मुझे उतना पैकेज मिले, आप वहाँ से छोड़े और फिर से रीस्टार्ट किए, तो आपने नौकरी क्यों छोड़ी? आपको रिस्क लेना पसंद है या आपने ये सोचा कि यहाँ मन नहीं लग रहा है, जहाँ मुझे मन लगेगा वहाँ मैं जाऊँगा? आपने रिस्क लेना पसंद है बोला, मुझे रिस्क लेना नहीं, मुझे वो किक चाहिए होती जीवन में। मैं पता नहीं कितने लोग रिलेट कर पाएंगे इसमें, लेकिन मुझे अपने दिन में वो एक सेटिस्फैक्शन चाहिए कि हाँ मैं 24 घंटे अगर लगे हैं तो इसका क्या फाइनल फलाफल है, क्या आउटकम हुआ है इसका। तो उस किक की तलाश में मैं अल्टीमेटली इधर आ गया था। जैसे बताया मैंने, जॉब वाज गुड, ऑब्वियसली अच्छी सैलरी थी, अच्छी लाइफस्टाइल थी। बैंगलोर में था तो काफ़ी दोस्त वगैरह भी थे, सोशल लाइफ ठीक थी। हम लोग 2-3 महीने में एक ट्रिप मार लेते थे। मतलब बाय एनी मेट्रिक आई एग्री बहुत ही अच्छा जीवन था। एंड बहुत लोगों के लिए काफ़ी भी है, एंड बहुत लोग उसके जीवन का पर्पस भी ढूंढ लेते हैं। तो अल्टीमेटली अपने जीवन का पर्पस तो खुद ही ढूंढना है। अगर आपको वहाँ मन लगा तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा और किक मिलने की गुंजाइश है और उसी किक की तलाश में अल्टीमेटली मैं फिर यहाँ आ गया। आपको घूमने का भी शौक है, हमने सुना है। यहाँ जब आप काम कर रहे हो तो उतना आपको टाइम नहीं मिल पाता है, जिस तरीके से आपने खुद कहा कि खुद के लिए भी आप समय नहीं निकाल पाते हैं। तो इस बीच आप मिस करते हैं वो दिन जब आप दोस्तों के साथ घूमने जाते थे? करिश्मा जी, हर जीवन के अलग फेजेस का अपना लाइफस्टाइल होता है। पहले स्कूल में थे तो उसे फैमिली के साथ घूमते थे। हम लोग का एक एनुअल रिचुअल था कि हर समय वेकेशन में कहीं ना कहीं जाना है। ऑब्वियसली नॉर्मली हम लोग धार्मिक जगहों पे भी जाते थे, जो कि फैमिली वैल्यूज़ वैसे ही हैं। कॉलेज में था तो फिर थोड़ी फन ट्रिप ज़्यादा होती थी। हम लोग कोई दोस्त यहाँ रहते थे, हम लोग टर्न बाई टर्न वहाँ जाते थे, लोग होस्ट करते थे। इस चक्कर में केरला मेरा जाना हुआ, नागपुर जाना हुआ, गुजरात जाना हुआ, अहमदाबाद में। ट्रेनिंग तैयारी के टाइम पे ऑब्वियसली थोड़ा कम हो जाता है, जो कि आप ज़्यादा कॉन्शियस होते हो कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। फिर भी एक आध ट्रिप वहाँ पे भी हुए थे। फिर भारत दर्शन तो हम लोग मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे होता ही है। फिर तो काफ़ी कुछ देखा है। मुझे लगता है 28 स्टेट्स में मुझे लगता है 20 तो एटलीस्ट हो गया, ऊपर ज़्यादा ही होगा। अब कम हो जाता है, अब उतना टाइम नहीं मिल पाता है। अगर ऑफिस से ही आप 7-7:30 बजे फ्री हो रहे होते हो, हम लोग चूँकि जिला प्रशासन में विधि व्यवस्था वगैरह से भी डील कर रहे होते हैं, तो कई बार संडे से चले जाते हैं। कोई VIP विजिट हो गया, कुछ प्रोटोकॉल में आ गया, कुछ ना कुछ इवेंट हो गया, कहीं कुछ धरना प्रदर्शन ही हो रहा है, बहुत कुछ चलते रहता है। तो उतना टाइम अब नहीं दे पाता हूँ। लेकिन फिर भी पतरातू हो गया, या फिर गेतलसूर डैम हो गया, या हटिया डैम, दुर्वा डैम हो गया। अब तो सुना है वहाँ पे बोटिंग में चालू हो गई है, तो मुझे जाना है, वहाँ काइकिंग करना है। एंड मुझे उम्मीद है आप लोग भी कर रहे हैं, वहाँ काफ़ी चीज़ें अब चालू हो रही हैं। अब मतलब जीवन में सिर्फ काम तो अपनी जगह है ही, मस्ती भी अपनी जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप एक अधिकारी नहीं थे तब आप समाज की कई कमियों को देखते थे, लेकिन जब आप अधिकारी बन गए हैं, उन समाज की कमियों को देख रहे हैं, क्या लगता है उसे दूर करना आसान है या फिर आपको लग रहा है थोड़ा दिक्कत होगा उसको दूर करने में? हर समाज की, हर इंडिविजुअल की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, अपने गोल्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं। मुझे लगता है एज अ नॉर्मल पर्सन सरकार को क्रिटिसाइज़ करना काफ़ी आसान होता है, और आई थिंक वाजिब भी है। अगर जनता सरकार को चुन रही है तो सरकार को क्रिटिसाइज़ करना, सरकार से जवाबदेही मांगना जनता का कर्तव्य बनता है, अधिकार बनता है। इस साइड से, टेबल के इस तरफ बैठ करके प्रशासन की तरफ से या अधिकारी के रूप में आपको बहुत सारी कमियां ऐसे दिखती हैं, आपको बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स ऐसे दिखते हैं कि उसके साथ ही आपको काम करना, और हम लोग उसके लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। तो और कहीं ना कहीं वही मोटिवेशन रहा है मेरा भी। इवन एज एन इंजीनियर, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरे सामने का गोल था कि मैं कोई भी समस्या सामने से कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी अनुमंडल कार्यालय में भी कुछ क्राइसिस जो मुझे लगे, चाहे वो आवासीय सत्यापन को लेकर के हो, चाहे वो न्यायालय को लेकर के हो, तो अब कहीं ना कहीं वो कमियाँ को कम करना ही वो मोटिवेशन बन जाता है। बाकी ऑब्वियसली हर समाज के अपने एक्सपेक्टेशन होते हैं, अपना तरीका होता है एक्सप्रेस करने का। तो एज अ न्यूट्रल अधिकारी हम लोग उसको मेरिट पे ज़्यादा देखते हैं, उसको अग्री डिसएग्री कर पाना अपनी जगह होता है। हम लोग का मतलब एटलीस्ट एज एन SDO में कर्तव्य होता है कि सभी संगठनों को अपनी बात रखने का एक वाजिब तरीका मिले,
चले और यह बात रखने की जो अधिकार है यह शांतिपूर्ण रहे। कुछ भी ऐसा ना हो जिससे विधि व्यवस्था भंग हो, कुछ भी ऐसा ना हो जिससे जन सामान्य को असुविधा हो, कुछ भी ऐसा ना हो जिससे यातायात वगैरह अव्यवस्थित हो। लेकिन झारखंड में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ज़मीन से रिलेटेड होता है, लोग काफ़ी परेशान होते हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है? ज़मीन विवाद काफ़ी ज़्यादा है। ज़मीन तो इनफैक्ट लोगों के मतलब काफ़ी दिल के भी करीब है। जो नारा है जल जल जंगल ज़मीन का, तो भावनात्मक स्तर पे भी, आजीविका के स्तर से भी और मतलब आर्थिक स्तर से भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है। अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग स्तर पे सॉल्यूशन पॉसिबल है। जैसे अगर आपने ज़मीन खरीदी है किसी से, तो आपने उसका डीड किया होगा, उसके म्यूटेशन के लिए अंचल में अप्लाई होता है। आजकल तो रजिस्ट्री ऑफिस से डायरेक्टली NGDRS के माध्यम से चला जाता है। आपको वहाँ डॉक्यूमेंट है, जो भी कुछ कमी है तो वहाँ आपको फिर उसका निदान किया जाता है। अगर आपका म्यूटेशन रिजेक्ट हो जाता है या मान लीजिए कि दोहरी जमाबंदी का केस होता है, तो फिर म्यूटेशन अपील लोग जाते हैं। म्यूटेशन अपील फिर LRDC के स्तर पर होता है, जो अनुमंडल स्तर पर एक भूमि सुधार उप समाहर्ता होते हैं जो सुनवाई करते हैं। मान लीजिए आपकी ज़मीन आपने ले रखी है, लेकिन आपको ज़मीन का एग्जैक्टली बाउंड्री स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके सीमांकन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आजकल प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से होता है। एक नॉमिनल फीस जमा करनी होती है और फिर निर्धारित डेट पर अमीन आकर के उसकी मापी करते हैं। अगर मान लीजिए किसी की ज़मीन वगैरह ग्राब हो रही है, बाई फोर्स लोग कब्जा कर रहे हैं, हथिया रहे हैं, तो उसके लिए लोग मेरे न्यायालय में 163 का, जो पहले 144 बोलते थे, उसका आवेदन देते हैं। हम लोग उसके आलोक में काम हम रुकवाते हैं। फिर उसके आधार पर कहीं रस्ते का विवाद होता है तो उसके लिए फिर 166, जो पहले 147 था, 147 अब 166 हो गया, उसके अंतर्गत कार्रवाई होती है। तो ऐसे अलग अलग धाराएं, अलग अलग फोरम अपने अपनी चीज़ों के लिए है। और एक जनरली कहीं भी स्वामित्व का मामला है, कहीं भी दखल दिलाने का मामला है, मान लीजिए आपकी ज़मीन पर दखल आपका नहीं है, किसी कारण से छूट गया आपके हाथ से, तो उस केस में आप फिर दखल के लिए या फिर ज़मीन स्वामित्व के लिए सक्षम न्यायालय, फिर आपका सिविल कोर्ट होता है, व्यवहार न्यायालय। तो आपकी क्या समस्या है उसको आप ही समझ करके सही जगह पे अप्लाई करेंगे तो आपको फिर मतलब कम परेशानी होगी, आपका समस्या का समाधान हो सकेगा। आजकल के कई ऐसे युवा हैं जिन्हें IAS बनना है, कैसे आपने तैयारी की, उन्हें क्या आप सलाह दीजिएगा? पहले आप अपना मोटिवेशन ढूंढें। कोई भी काम स्पेशली कोई अगर डिफ़िकल्ट काम है तो उसको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मोटिवेशन, कि आपको क्यों करना है, आप खुद को उस रोल में क्यों देखते हो, आपको वहाँ रह के क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो अगर आपका एक बार वो मोटिवेशन क्लियर हो जाता है, फिर आप सारी दिक्कतों को, सारी मुश्किलों को झेल लेते हो। जब कोई गरीब आदमी अपने परिवार के लिए पहाड़ काट सकता है, तो मुझे लगता है लोग UPSC तैयारी कर सकते हैं। उसमें से आपका अपना मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ के आपको एनीवे समाज का, देश दुनिया का, राज्य का बेहतर आइडिया मिलता है। आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी स्टैंडर्ड बुक लिस्ट वगैरह होती हैं, कोचिंग लोग करते हैं। एक इनिशियल आपको थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है, थोड़ा आपको सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन मुझे लगता है कोचिंग का रोल कहीं ना कहीं 30% से ज़्यादा नहीं होता, 30% से ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको अल्टीमेटली अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपना सेल्फ स्टडी करना है, सिलेबस को मल्टीपल टाइम फिनिश करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, नोट्स को लगातार अपडेट करना है, नोट्स के आधार पे एग्ज़ाम लिखने हैं, एग्ज़ाम में अपना प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करना है, आपका प्रोग्रेस कितना है उसके आधार पे आपके नोट्स को अपडेट करना है। तो ये मल्टीपल स्टेप्स हैं और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो अल्टीमेटली रोल पूरा टाइम मैनेजमेंट का है। लिमिटेड रिसोर्सेज पढ़ना है और उसी को स्मार्टली प्रेजेंट करना है, और अल्टीमेटली फिर फाइनली इंटरव्यू वगैरह भी आता है, जो कि एक तरह से आपके पूरे जीवन का ही सार है। आपने अभी तक क्या किया है, कैसे किया है, आपको क्या वैल्यूज ड्राइव करती हैं, इन सब चीज़ों में मुझे लगता है एग्ज़ाम इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि आप मतलब आपका सच तो सामने नॉर्मली आ ही जाता है। तो आपका वो मोटिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बचपन से क्या सपना था आपका? UPSC ही था या फिर डॉक्टर, इंजीनियरिंग, क्या था सपना? मैडम मैं तो समय से पहले डिसीजन नहीं ले पाता। तो फॉर एग्जांपल मुझे याद है क्लास 10th में था मैं, उस टाइम तक कुछ ओलंपियाड्स में देता था, कुछ एग्जाम्स में लिखता था, कॉम्पिटिटिव टेस्ट वगैरह। मेरी माँ टीचर है, वो पहले प्राइमरी स्कूल में थी और मेरे भाई के रहते हुए उन्होंने मिडिल स्कूल एग्ज़ाम निकाला, फिर +2 का भी एग्ज़ाम निकाला। तो माँ के थ्रू कहीं ना कहीं वो लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी वगैरह, असर्शन रीजनिंग वगैरह का थोड़ा बहुत एक्सपोजर बचपन से भी था, तो थोड़ा किताबें पढ़ने का भी शौक था। क्लास 10th में लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम किसी टीचर ने टोका कि उत्कर्ष आगे क्या करना है। मेरे को जवाब नहीं था, मैंने नहीं सोचा था, मुझे जो चल रहा है, मज़ा आ रहा है, वो उस मोड में था मैं। फिर उस मैम ने ही बोला, नीता मैम ने, DAV हजारीबाग में थी, मैं उस समय था। तो उन्होंने बोला कि यार तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री तुम्हारी अच्छी है, मैथ्स अच्छा है, तो तुम JEE तैयारी क्यों नहीं करते हो? बोला अच्छा ठीक है, ये तो मैम बता रही है, अच्छा ही बोल रही है।
तो फिर मैं रांची में आया, उस टाइम ब्रिलियंट में कोचिंग में ज्वाइन किया था मैंने। 1 महीने यहाँ भी रहा था, फिर कोटा चला गया था। फिर उसके बाद फिर कॉलेज गया। तो मुझे लगता है इंजीनियरिंग तैयारी में कहीं ना कहीं अपना सही मायने में एक्यूमेंट रियलाइज़ किया, सही मायने में खुद पे एक भरोसा आया, अपना एक अपनी जगह बनाई। और कॉलेज जाके सही मायने में पर्सनालिटी खुली कि इतने सारे हॉबीज़ हैं, इतने सारे क्लब्स वगैरह हैं, लीडरशिप रोल्स वगैरह भी हैं। तो बहुत कुछ कॉलेज में किया जिसका मौका पहले कभी जीवन में मिला नहीं था, कर नहीं पाया था। मैं टीचिंग असिस्टेंट था, 8 सेमेस्टर्स होते थे, 6 सेमेस्टर टीचिंग असिस्टेंट था हम लोग को। उसके लिए 6,000 रुपये पर मंथ मिलता था, जो कि मतलब एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा वो हो जाता है। तो बहुत चीज़ें ऐसे कॉलेज में करी और फिर जॉब में गया, तब फिर वो गैप डिस्कनेक्ट करने का ही फील हुआ और फिर अल्टीमेटली यहाँ आया। तो मुझे लगता है अपने जीवन का कोई भी डिसीजन आप समय से बहुत पहले नहीं ले पाओगे। अगर ले पाते तो अच्छा है, इट्स अ स्ट्रोक ऑफ लक। बहुत लोग होते हैं बोलते हैं 10th में कि यूपीएससी करना है, 12th में बोलते हैं यूपीएससी करना है। और आपने दुनिया कितनी देखी है, आपको अपने खुद का टैलेंट या खुद का पोटेंशियल कितना पता है। तो मेरा तो एडवाइस सबको यही होता है कि आप अपने जीवन में सही समय पर सोच विचार के डिसीजन लीजिए। तब तक आपके आसपास जितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितना एक्सपोजर है, जितने ऑप्शंस हैं, सभी को एक्सप्लोर कीजिए, सभी का मज़ा लीजिए और अल्टीमेटली एक वेल ग्रूम्ड, वेल एक्सपोज्ड इंसान बनिए, जो आप कहीं भी रहें तो आप एक अच्छे नागरिक के रूप में काम कर सकें और अपने खुद का भी एक्सेलेंस अचीव कर सकें। अच्छा, जो बीटेक के स्टूडेंट होते हैं, जो एमटेक के स्टूडेंट होते हैं, उनका झुकाव यूपीएससी की तरफ ज़्यादा रहता है, ये हमने भी देखा है। इसके पीछे का कारण क्या है? मैडम आई थिंक ये सिंगल नैरेटिव है, एक वन साइडेड पर्सपेक्टिव है। क्योंकि आज के दिन में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इतने सारे हैं कि वो कहीं ना कहीं सारे फील्ड्स में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अभी कितना सही है कितना गलत है ये तो कमेंट करना मेरी जगह नहीं होगी, लेकिन आप देखेंगे कि मैनेजमेंट में बहुत लोग जा रहे हैं, अपनी कंपनीज भी स्टार्ट कर रहे हैं लोग, फाइनेंस वगैरह में जा रहे हैं। आजकल कोर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फाइनेंस वगैरह में जा रहे हैं, नॉन सॉफ्टवेयर साइड से लोग सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज की दुनिया में ऑप्शंस उतने ज़्यादा, एक्सपोजर उतना ज़्यादा है और बाकी कहीं ना कहीं चूँकि कॉम्पिटिटिव का एक्सपोजर पहले से रहता है और यूपीएससी ऐसी चीज़ है जिसके लिए कॉम्पिटिटिव एक्सपोजर काफ़ी चाहिए होता है। वो अपना एक एग्ज़ाम माइंडसेट जो बोलते हैं वो चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं इसलिए इंजीनियरिंग वाले भी सभी काफ़ी हैं। इनफैक्ट लास्ट में आया था मेरे बैच में 72% लोग या तो इंजीनियरिंग या फिर मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स थे। तो कहीं ना कहीं वो एक जो एग्ज़ाम माइंडसेट है वही लोग इधर भी ड्राइव कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ यूपीएससी नैरेटिव नहीं है। वो जैसे मैं खुद की ही बात करता हूँ, मेरे 800 का जो बैच था इंजीनियरिंग वाला, उसमें से कितने मुझे लगता है 40 या 50 होंगे, जो कि आप भी मानोगे बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है। वो चूँकि न्यूज़ में कहीं ना कहीं आ जाता है तो वो ज़्यादा बड़ा नैरेटिव बन जाता है। वो एक्चुअल संख्या उतनी ज़्यादा नहीं जितना बाहर से लगता है। अच्छा, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, फिर आप कॉलेज के लिए कहाँ गए, कहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ? मैं हज़ारीबाग से हूँ। मैं जन्म जमशेदपुर में हुआ था। मेरे पापा 30 साल तक जेई थे। अभी उनका प्रमोशन रिसेंटली असिस्टेंट इंजीनियर में हुआ है। मम्मी टीचर हैं, पहले प्राइमरी में थी, फिर मिडिल फिर +2 में गई। मेरी स्कूलिंग 10th तक डीएवी हज़ारीबाग से हुई है। आप जो लोग हज़ारीबाग से हो, आप अशोक सर को जानते होंगे। अशोक सर ने 92 में डीएवी हज़ारीबाग की स्थापना करी और अपने 30 साल के पड़ाव में उसको एक नेशनल पहचान दी, राष्ट्रीय पहचान दी। तो स्कूलिंग मेरे वहाँ से ही हुई है। जो कुछ देखा सीखा स्टार्टिंग में वहीं से सीखा हुआ है। फिर कोटा गया था मैं अपने इंजीनियरिंग तैयारी करने के लिए, बंसल क्लासेस में था उस पर। 11th और 12th फिर वैसे ही हुआ। फिर अल्टीमेटली कॉलेज के लिए मैं आईआईटी मुंबई गया था, बीटेक किया। 2017 में पास आउट वहाँ से हूँ। फिर जॉब लगी थी, 1 साल जॉब करके फिर फाइनली मैं यहाँ पे। अच्छा, आपने कोटा का जिक्र किया है। वहाँ पर हर साल हज़ारों की संख्या में या फिर हम कह सकते हैं लाखों की संख्या में लोग तैयारी करने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में ये बना हुआ है कि वहाँ पर मानसिक रूप से बहुत दबाव डाला जाता है। ऐसा कुछ है क्या, चूँकि आप वहाँ रह कर आए हैं? मुझे लगता है कोटा मेरिटोक्रेसी का एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, जहाँ पर समाज के सभी तबके के सभी लोगों को एक ही नज़रिए से देख करके उनको मतलब तैयारी करवाई जाती है। और आप भी सहमत होंगे कि सभी लोग बराबर नहीं होते हैं, सभी का स्किल सेट बराबर नहीं होता है, सभी का मोटिवेशन भी एक ही चीज़ को लेकर बराबर नहीं हो सकता है। तो जब आप सभी को एक ही डायरेक्शन में एक ही रेस में दौड़ाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं लोग को इंजरी हो सकती है, लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं। प्लस 10th के बाद लोग नॉर्मली कोटा जाते हैं, जो एक ऐसा फेज़ होता है जब आप नए नए एडोलेसेंट होते हो, आपको दुनिया का कम एक्सपोजर होता है, जीवन का थोड़ा कम एक्सपोजर होता है। तो सडनली जब उतनी फ्रीडम मिलती है तो रास्ता भटकना आसान होता है। एंड
जस्ट लाइक एनी अदर सोसाइटी वहाँ भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, चाहे वो साइबर गेमिंग हो, चाहे कुछ हद तक ड्रग्स वगैरह हो, चाहे और भी स्केप्स हो। तो अगर आपका मतलब मोटिवेशन क्लियर नहीं है या फिर आप रास्ता भटकते हो तो ये सब चीज़ें काफ़ी पॉसिबल हैं। मेरे भी कुछ अच्छे दोस्त थे जो कि डिस्ट्रैक्ट हुए जीवन में। तो मैं तो बोलूँ कोटा एक अपॉर्चुनिटी है उस तरह से, इफ फॉर दैट मैटर एनी प्लेस। लगता है यूपीएससी में थोड़ा कम इसलिए भी होता है क्योंकि लोग उस टाइम पे थोड़े मैच्योर हो चुके होते हैं, तो दुनिया देख चुके होते हैं और वो टाइम का प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि आपके काफ़ी अटेम्प्ट होते हैं। जेई वगैरह में क्या है कि आपका एक अटेम्प्ट ट्वेल्थ के ईयर में है, एक अटेम्प्ट उसके बाद में 2 ही साल का आपका वो रहता है, तो वो प्रेशर कहीं बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं जितने टॉपर्स है, रैंकर्स ग्लोरीफाई होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वो प्रेशर बन जाता है। और इस सेंस में कहने के मैं अपने पेरेंट्स से काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, काफ़ी मैं वो खुद को फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मुझे कभी मार्क्स का या परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं पड़ा। उनका अनक्वेश्चनेबल सपोर्ट मेरे साथ रहा, उनका साथ हमेशा रहा। इस चक्कर में मैं खुल के जितना मुझे सही लगा, जितना मैं अपने लिमिट तक था, अपना सब कुछ खुल के कर सका बिना चिंता किए कि कोई क्या बोल रहा है, क्या प्रेशर हो रहा है, कल को क्या होगा नहीं होगा। इन चीज़ों की चिंता नहीं करी, जहाँ पे था वो अच्छे से किया। इवन कोटा में इनफैक्ट आई वुड फाइंड माई टाइम टू रिक्रिएट। जैसे आप जो लोग कोटा में रहे हो, वहाँ पे एक ठेले में किताबें मिलती हैं और वो सेकेंड हैंड किताबें होती हैं, तो आपको 10% ऑफ द कॉस्ट पर डे के रेंट पे मिलता है। तो मान लीजिए 300 रुपये की किताब है, तो आपको 30 रुपये पर डे के रेंट पे मिल जाएगा। तो अगर आप थोड़ा किताबें पढ़ते हो तो 2 दिन में या 3 दिन में आप किताबें पढ़ सकते हो, तो कि आपको ऑलमोस्ट मतलब बहुत काफ़ी कम कॉस्ट आपको मिल जाती है। तो मेरा हर वीकेंड में 2 किताबें का टाइप का वो अपना था, एंड वो स्टडी रिलेटेड नहीं होता था, वो एकदम फिक्शन हो गया, कोई नॉवल हो गई, कोई सस्पेंस थ्रिलर हो गया, रोमांस हो गया कुछ। तो ये किताबें मैं अपना पढ़ता था, वो मेरे लिए एक तरह से रिक्रिएशन था और वो इंटेंस पढ़ाई की दुनिया से ब्रेक भी था। तो जस्ट लाइक फॉर जेई, जस्ट लाइक फॉर कोटा, जस्ट लाइक फॉर एनी अदर सेक्टर ऑफ आवर लाइफ, हमें अपना रिक्रिएशन अपनी हॉबीज खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, तो कोई और ढूंढ के नहीं दे सकता है, और अपना कंट्रोल खुद लेना पड़ेगा। जो हमारे साथ कई ऐसे युवा हैं जो जुड़े हुए हैं, जाते जाते उन युवाओं के लिए कुछ ऐसा आप बोलिए, क्योंकि कई ऐसे युवा हैं जिन्हें सिर्फ चाहिए एक किक, जैसा आपने कहा, तो उनके लिए कुछ लाइन बोल दीजिए ताकि वो भी मोटिवेट हो सके, ताकि वो भी अपने सपनों को पंख दे सके। आपके जीवन का पर्पस, आपके जीवन का किक तो आप ही डिफाइन कर सकते हो। तो आप खुद से पूछो आपको किस में मज़ा आता है, आपको क्या करते हो खुद को देख के मज़ा आता है। एक बार वो पहचान लोगे, फिर आप बाकी सारी मेहनत उसके लिए आप कर ही दोगे, और जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाह लोगे, फिर पूरी कायनात आपके पीछे लग जाती है। तो आप वो मोटिवेशन ढूंढो, वो रीज़न ढूंढो आपको क्या करना है जीवन में, और एक बार ढूंढ लिया फिर उसमें तन मन धन से पूरी तरह से लग जाओ, अपना सब कुछ दे दो। अगर वो आपके सही मायने में आपका वो गंतव्य होगा, आपका डेस्टिनेशन होगा, आपको वो मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो जीवन में और भी पड़ा हुए हैं, और भी मंजिलें हैं, लेकिन जहाँ भी हो वहाँ पे एक्सेलेंस का पीछा ज़रूर करो। बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको सपोर्ट करता है। और मैं तो मानता हूँ इस दुनिया में, इस जीवन में आपको सही मायने में अगर आप मेहनत करते हो, सही मायने में आप सही जगह आप हेल्प मांगते हो, तो सिस्टम ऐसा है कि आपको सपोर्ट करता है, आपको हेल्प प्रोवाइड करता है और आपको पहचानता भी है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मतलब देर है अंधेर नहीं है। चलिए उत्कर्ष जी, बिजी शेड्यूल में भी आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ रांची के एसडीएम उत्कर्ष कुमार मौजूद थे। आपने वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि जब मन बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर क्यों देखना कद आसमान का। इसके साथ ही इन्होंने अपनी संघर्ष की कहानी बताई, कैसे इन्होंने आगे बढ़ा, कैसे इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। इसके साथ ही झारखंड के युवाओं को इन्होंने संदेश भी दिया है और सुझाव भी दिया है कि कैसे आप अपने सपनों को पंख दे सकते हैं। फिलहाल कैमरा सहयोगी उत्तम के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।